नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कल मौनी अमावस्या थी और मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। करीब 4.5 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाई। बड़ी श्रद्धा के साथ मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके लोगों ने दान करके आस्था की डुबकी लगाई और सुबह से ही श्रद्धालुओं में एक अलग सा उत्साह नजर आ रहा था कि वो घाट पर पहुंचे थे और स्नान करते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके अंदर उल्लास नजर आ रहा था वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कहीं ना कहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं, उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वहां पर पहुंचे थे और उनका प्रशासन के साथ, पुलिस वालों के साथ कुछ मतभेद हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्वामी ने स्नान नहीं किया और जो जानकारी मिल रही है वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अब तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, ना उन्होंने जल ग्रहण किया है, ना ही कुछ उन्होंने खाया है। और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 12 बजे वो मीडिया को संबोधित करेंगे और अपने साथ हुई जो भी घटना थी उसका जिक्र करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पूरा दिन, जब ये पूरी मौनी अमावस्या की तैयारी चल रही थी, आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी के साथ अपने जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, उनके साथ जा रहे थे स्नान करने के लिए पालकी के साथ, जिसकी प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं थी। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। प्रशासन ने, पुलिस वालों ने उनको रोकने का काम किया, जिस पर जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बैरिकेडिंग हटा दी गई उनके शिष्यों के द्वारा और पुलिस से धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद माहौल खराब हो गया और पुलिस वालों ने उनके शिष्यों को कहीं ना कहीं हटाने का वहां से प्रयास किया और साथ ही साथ पालकी को भी पीछे लेकर के चले गए। कई मान मनोबल का दौर चला, अधिकारी उनको मनाने के लिए गए थे, लेकिन साफ तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उनकी बातों को उन्होंने नहीं माना और अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अभी का अपडेट क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि मौनी अमावस्या का जो खास स्नान होता है, कल शंकराचार्य ने वो स्नान नहीं किया और जिद पर थे और अड़े थे। उन्होंने प्रशासन पर बदसलूकी का आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत जब तक उनको अधिकारी वहां से लेकर के नहीं जाएंगे वो वहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें हमारे उनके शहरों की है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम इंद्रवीर को ले रहे हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अभी रायबरेली की सबसे बड़ी खबर बात करें अगर, तो दो खबर है हमारे पास। एक तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने जो है एक दिवसीय दौरे पर कल रायबरेली पहुंच रहे हैं। आज देर शाम को रायबरेली अपने बुएमो गेस्ट हाउस आ जाएंगे। उनका काफिला देर शाम लखनऊ वाया जो है रायबरेली आएगा बाई रोड। और एक रायबरेली में बीसीसी की तरफ से एक क्रिकेट आयोजन, रायबरेली प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, जिसका वो उद्घाटन करेंगे। और उस उद्घाटन में मशहूर क्रिकेटर आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह भी शिरकत करेंगे रायबरेली में, जो कि राजीव गांधी स्टेडियम आईटीआई में है। वहां पर ये रायबरेली प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज किया गया, रखा गया है। और इसके तहत किशोरी लाल शर्मा जो रायबरेली कभी प्रतिनिधित्व हुआ करते थे, अब अमेठी से सांसद है, ये भी मौजूद रहेंगे। और तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं और जो इसका प्रोग्राम है उसमें जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया वो, और मीडिया के साथ आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शाम को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्चुअली समझ में आएगा कि क्या पूरा प्रोग्राम है। उसके तहत रायबरेली राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऊंचाहार और एक दो जगहों पर और भी जा सकते हैं। और खासकर एसआईआर पर जो है ज्यादातर वो बात करते नजर आएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये एक बड़ी खबर है कि नेता राहुल गांधी देर शाम आज रायबरेली शिरकत करेंगे, पहुंच जाएंगे और कल इस क्रिकेट में जो है उद्घाटन करेंगे। एक उसका उद्घाटन क्रिकेट का, उसके साथ साथ रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर है, उनकी कुछ दिन पहले उनकी बेटी की जो है शादी हुई थी, उनकी घर भी जाएंगे। जो उनका दामाद है और जो उनकी बेटी है उनको आशीर्वाद भी देंगे, ऐसा ये खबर है। और अब जो एक खबर मेन है उस पे आते हैं। हमारे पास इनवाइट है रायबरेली। इंद्रवीर, पहले इस खबर पे भी थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, रायबरेली से सांसद भी हैं और लगातार वो इस बार रायबरेली के लगातार दौरे भी कर रहे हैं।
लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जो अपने जो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में तमाम जगहों पर जाएंगे, यूथ क्रिकेट का उद्घाटन करेंगे, नवदंपति को आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा चौपाल की बात कही जा रही है कि उनके द्वारा मनरेगा चौपाल पर बात कही जाएगी। जब केंद्र सरकार ने बीबीजी रामजी योजना लाई है, तो इससे में मनरेगा चौपाल जो अब कहीं ना कहीं अस्तित्व की नहीं है, तो क्या मतलब ये मान के चल रहे हैं कि अब केंद्र सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, वो भी मनरेगा को लेकर के? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब से राहुल गांधी लोकसभा 2024 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए हैं, वो हर समय उन्होंने सरकार का विरोध किया है, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे वो मनरेगा हो। अब मनरेगा पे भी वो रायबरेली के ऊंचाहार में जगतपुर कस्बे में एक जो है गांव है, जहां पर वो जाएंगे और मनरेगा चौपाल में जो उनके कार्यकर्ता उनको संबोधित करेंगे कि जो जिस तरीके से महात्मा गांधी का मनरेगा से नाम हटाया जा रहा है, इसको विरोध लगातार पूरे देश में कांग्रेस करती नजर आ रही है। उसको लेकर के तमाम सारे बवाल भी हमने देखे और उसी के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी मनरेगा चौपाल भी करेंगे। ये आपका बिल्कुल सही है कि ये तमाम सारे इनके कार्यक्रम है जो शेड्यूल है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या प्रोग्राम है, तो विस्तार में हम अपने दर्शकों को भी और जो है उन पूरी खबर उन तक विस्तार में पहुंचा पाएंगे। अभी कह पाना कुछ भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सूत्रों की खबरें हैं और सूत्रों की खबरों में हमारे में जब तक हम पुष्टि नहीं करते, जब तक कोई लीगली हमारे पास एडवाइस या कोई एक प्रोटोकॉल नहीं आ जाता, तो अभी फिलहाल प्रोटोकॉल अभी आया नहीं है और ये प्रोटोकॉल का हम वेट करेंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि सूत्रों का मानना है कि मनरेगा चौपाल बड़ा विषय होगा और एसआईआर बड़ा विषय होगा और उसके बाद जो आ रहे हैं वो क्रिकेट का उद्घाटन करेंगे रायबरेली प्रीमियर लीग का। तो ये जो आ रहे हैं ये विशेष मनरेगा चौपाल और तमाम सारे मुद्दों पर अहम बात होगी। और जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी जब से इस बार रायबरेली से सांसद हुए तब से लगातार दौरे पर दौरा। जी बिल्कुल अखंड, हर 3 महीने पे हम दिशा की मीटिंग देखते हैं, लेकिन उसके पहले भी अब ये 3 बार दिशा की मीटिंग राहुल गांधी कर चुके हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो अब ये तीसरे महीने के अंदर दूसरा दौरा है रायबरेली का। अभी लास्ट दिशा मीटिंग में राहुल गांधी आए थे और फिर अभी 3 महीने कंप्लीट नहीं हुआ कि फिर वो अपने दौरे पर रायबरेली अपने लोकसभा में है। तो ये बिल्कुल देखा जा सकता है जिस तरीके से राहुल गांधी इस समय एक्टिव मोड में है। इससे पहले रायबरेली का कोई भी सांसद, चाहे वो सोनिया गांधी रहे हो, चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे या और इससे पहले गांधी परिवार से तमाम सारे लोग रहे, इतना ज्यादा विजिट नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से। तो एक बड़ा अहम मुद्दा है और उनके अंदर गंभीरता भी है कि जिस तरीके से अमेठी से एक बार वो चुनाव हारे, तो ऐसा ना हो कहीं एक ऐसा विरोध झेलना पड़े। क्योंकि रायबरेली में जब भी चुनाव हुआ है अखंड, उस चुनाव को लेकर के हमेशा से एक मुद्दा विपक्ष ने उठाया था और ये मुद्दा ये रहा था कि गांधी परिवार कभी भी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं रहता है। तो क्या ये वजह है जो बार बार राहुल गांधी अपने दौरे पर दौरे कर रहे हैं? और करना भी चाहिए, संसदीय क्षेत्र में जानना भी चाहिए क्या चल रहा है। तो इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जो है राहुल गांधी फिर से एक बार 3 महीने के अंदर अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत बड़ी बात आपने बहुत बड़ी जानकारी साझा, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग हो या बीजेपी के नेता हो, लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगातार सवाल खड़े करते रहे कि इन्होंने रायबरेली का प्रतिनिधित्व तो किया लेकिन रायबरेली को कुछ खास नहीं दिया, और जीतने के बाद ये दर्शन देने तब आते हैं जब चुनाव का वक्त होता है। लेकिन ऐसे में लगातार लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि उनकी नजर रायबरेली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में है। और साफ तौर पर एक बड़ी भूमिका में कांग्रेस अपने आप को देख रही है, क्योंकि जितने टिकट दिए गए थे, जितनी सीटें दी गई थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, उस पर एक अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। और जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अजय राय, वो लगातार काम कर रहे हैं और 2027 के चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ रहे, इसको लेकर के भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस दौरे से उसका कनेक्शन जोड़ करके देखना अपने आप में कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लगातार रायबरेली में जो प्रस्तावित दौरे हैं, यहां तक कि एक छोटे से अगर कहा जाए कि क्रिकेट मैच के सीरीज का, यूथ क्रिकेट का इनॉग्रेशन की बात हो या फिर चौपाल की बात हो, जिसके जरिए भी हो, वो कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की मौजूदगी अपने आप में 2027 के चुनाव को जोड़ करके दिखती है। बताइए इंद्रवीर, कुछ कह रहे थे? अखंड, एक हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है अभी थाना सुगर क्षेत्र से
एक हत्या का मामला है महिला का। मैं आपको एक बाइट सुनवाना चाहूंगा। रेवली एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह की एक बाइट है। अभी सुबह 10 बजे एक हत्या की गई है और धारदार हथियार से महिला को मौत के घाट उतारा गया है। तो उस पे कप्तान ने क्या कहा है, मैं रेवली जिले के एसपी ने, वो आपको एक बार सुनना चाहिए जी। क्या हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आज सुबह लगभग 10 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, किशनखेड़ा गांव, थाना शिवगढ़ का रहने वाला है, उसने कुल्हाड़ी मारकर गांव की ही जो रिश्ते में उसकी दादी लगती थी तारावती, उनकी हत्या कर दी है उनके घर में घुस के और मौके से भाग गया है। इस तरीके की पुलिस को सूचना मिली। ये सुबह की ही घटना है। इसमें तत्काल पुलिस की टीम मौके पर गई और जाँच पड़ताल की। गाँव वालों ने जो सूचना दी थी वो सत्य प्रमाणित हुई और महिला मृत अवस्था में मिली है। पुलिस को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जो अभियुक्त है जिस पर आरोप लगाया गया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो आला कतल जो कुल्हाड़ी थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में पता लगा है कि कल शाम को इस महिला का इस व्यक्ति के साथ में, इस लड़के के साथ में झगड़ा हुआ था। गाँव में बोलचाल हुई थी। कुछ लड़का ये कल रात देखिए, रेवली एसपी है और इन्होंने सीधे सीधे बताया कि कुल्हाड़ी और जो व्यक्ति ने, जो है सोनू नाम का व्यक्ति है, जो रिश्ते में दादी लगती है, गांव की एक महिला को जो है मौत के घाट उतार दिया है। और ये घटना का जब IBC 24 ने पड़ताल करी तो थाना SHO राजीव सिंह और अभी हाल में ही उनकी बछरावा थाने से तैनाती की गई है उनका, और कप्तान साहब का कहना है कि ये हत्या की गई। लेकिन इस हत्या के पहले यही व्यक्ति एक दिन पूर्व, मतलब कल रात को अगर बात करें तो शराब पी करके, शराब के नशे में कई सारे गांव वालों को गाली गलौज करता हुआ नजर आया था। और उसमें इस महिला के साथ जिसकी मृत्यु हुई है, इस महिला के साथ में भी इसकी कल रात में कुछ कहासुनी हुई थी। उसी को लेकर के आज ये हैंगओवर इतना रहा कि क्या करना है क्या नहीं, इसकी सुध नहीं रही और कुल्हाड़ी लेकर के महिला के घर पहुंच गए और उसको मौत के घाट उतार दिया है। और मौके पर रेवली पुलिस पहुंची है। सूचना पर जब गांव वालों ने सूचना दी तो मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद शिवगढ़ थाना पुलिस ने इस व्यक्ति को जो बरामद सामान था जिससे धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारा था, वो कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है और इनको जो है गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम को के लिए इनकी जो डेड बॉडी है वो पुलिस ने कब्जे में ले ली है। उसका पोस्टमार्टम होगा। आगे जो भी उनकी प्रक्रिया है वो निकल के सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से दिन दिहाड़े ये कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई, ये एक बड़ा सवाल है रायबरेली पुलिस के लिए भी। लेकिन गनीमत रहा कि इसके पहले कुछ और बड़ा होता तो रायबरेली पुलिस ने इसको धर दबोचा। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, इस तरीके के लगातार मामले आ रहे हैं कि शराब के नशे में ना सिर्फ लोग अपने परिजनों, अपने करीबियों की हत्या कर रहे हैं, बल्कि ऐसे अपराध करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे। अभी कानपुर से भी ऐसी खबर आई थी कि किस तरीके से एक नवजात बच्चे के साथ साथ एक गर्भवती युवती की उसके पति ने शराब के नशे में हत्या कर दी थी। फिलहाल लगातार ऐसे मामलों की बढ़ोतरी है और पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया है। अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ बने हुए। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर यार हम बताने, हम हरदोई जनपद के सदर बाजार में इसमें खड़े हैं और यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर 3 दिन से लगातार यहाँ पर नगर पालिका एवं नगर प्रशासन के अभियान चलाया जा रहा है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जहाँ पर पीछे देख रहे हैं आप, 40 फुट की यहाँ पर रोड है। यह 40 फुट की जो रोड है, यहाँ पर दुकानें हैं 3 फुट की, लेकिन कब्जा करके उनको करीब 6 फुट आगे लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे यहाँ पर अतिक्रमण तो हटा दिया गया है। यहाँ पर इतनी जगह है कि यहाँ पर 2 ट्रक आमने सामने से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टीन पड़ी हुई, टीन भी हटनी चाहिए कि जो दुकानदार टीन डाले टीन पर भी अधमट किए हुए हैं। कहीं झोला लटका है, कहीं झंडे लटक रहे, कहीं पर यहाँ पर धोती लटक रही, कहीं कुल लटक रहा है। तो उन टीनों को भी हटवाना चाहिए यहाँ पर, उससे भी यहाँ पर अतिक्रमण फैल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, 3 दिन से लगातार अतिक्रमण हुआ। अभी कुछ 1 घंटा फिर यहाँ पर अतिक्रमण होने वाला है। जो प्रशासन के यहाँ पर आएगा अतिक्रमण भी फिर हटवाया जाएगा। लेकिन अतिक्रमण हट जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर अतिक्रमण शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी अखंड यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन टीन का हटना बहुत जरूरी है। उस टीन से भी एक लापरवाही है, उस टीन से भी अतिक्रमण फैल रहा है। ये तो आदर्श, कई बार आपने भी बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार वहां के जो प्रशासन है वो करता रहता है, लेकिन क्या मतलब प्रशासन का कोई दबाव नहीं है? प्रशासन का लोग सुनते नहीं है कि आखिरकार अतिक्रमण हटाते हैं, फौरी कार्रवाई होती है, फोटो खिंचवाया जाता है, या फिर प्रशासन की कार्रवाई का कोई असर इन लोगों पर नहीं होता है कि इस तरीके से लगातार एक के बाद अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई करने के बाद फिर से वहां पर अतिक्रमण हो जाता है? तो ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का क्या मायने और क्या मतलब है? ऐसी कोई कार्रवाई का क्या कोई मतलब है? इसको जो ग्राउंड पर दिखाई ही ना दे,
कि आपने हटाई और थोड़ी देर बाद फिर से वहां पर अतिक्रमण हो गया। रोड कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, लेकिन अतिक्रमण होने की वजह से वो रोड गलियों के रूप में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे अतिक्रमण हटाओ अभियान से क्या फायदा, जो प्रशासन लोगों से अतिक्रमण को हटवा ही नहीं पा रहा? क्यों नहीं कोई कठोर कार्रवाई करते जिससे इस तरीके के अतिक्रमण पर कोई बड़ा डंडा चल सके, और जो प्रशासन का डंडा चले वो कहीं ना कहीं एक सीख बने कि इस तरीके से फिर से अतिक्रमण ना हो सके। देखिए, अगर हम बताना चाहेंगे यहाँ अतिक्रमण की वजह क्या है। जब यहाँ पर इसको हटाया जाता है तो ये लोग नेताओं की शरण में पहुंच जाते हैं। जो यहाँ पर नेता है उनके नेता पर कोठी पर पहुंचते हैं या कहीं पर जाते हैं, उन नेताओं का संरक्षण जरूर यहाँ पर प्राप्त है। उन यहाँ पर यहाँ जो अतिक्रमण हटता है तो उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जब नेताओं का फोन अधिकारी तक पहुंच जाता है तो उस अतिक्रमण को रोक दिया जाता है। हमारा उन नेताओं से भी कहना है कि कम से कम जो नाली है, नाली के बाहर यहाँ पर ना लगाएं और नाली के अंदर ही प्रोटोकॉल के साथ जाता है ना आदर्श। जी नेता की जी जी परेशानी क्या है, उसका तो प्रोटोकॉल है, उसके आगे जीप चलती है, उसके पीछे जीप चलती है, सुरक्षा में वो चलता है, उसको कोई समस्या थोड़ी ना होती है। लेकिन जो आम जनमानस है, जिसने आपको जीत करके वहां पर विधानसभा में, संसद में पहुंचाया है, आप लोग उसके बाद इस तरीके से आम जनता को इसी तरीके से जाम में फंसने के लिए, परेशान होने के लिए छोड़ देते हैं। जनता के लिए रोड बची ही नहीं है, तो रोड चलने के लिए कि अतिक्रमण करने के लिए? ये तो नेताओं से सवाल है ना, नेताओं को तो पूछना चाहिए ऐसे लोगों का संरक्षण क्यों देते हैं ये नेता? जी, बिल्कुल नेताओं को सोचना चाहिए। लेकिन हम आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो सड़क है और इस समय रोड से हट चुका है। आप खुद स्वयं देख सकते हैं, ये 40 फुट की जो रोड है, यहाँ पर 2 ट्रक हम एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा। लेकिन अभी एक हफ्ता बीतने दीजिए, फिर यहाँ पर फिर वही अधमट चालू हो जाएगा। लेकिन उस अधमट पर अभी तक लगाम नहीं लग पा रही है। अधिकारी आते हैं, यहाँ पर हट जाता है, उसका फिर अधमट फिर फैल जाता है। बिल्कुल वही बात है ना कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और कार्रवाइयां तो लगातार अधिकारियों के द्वारा की जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दिखावे की कार्रवाई है, क्योंकि अगर उस दिखावे की कार्रवाई नहीं होती तो उसका असर धरातल पर दिखाई देता है। इस तरीके से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद भी लोग इस तरीके से अतिक्रमण नहीं करते। किसी का भी तोड़ है, किसी का भी संरक्षण हो, लेकिन क्या आम जनता के लिए रोड चलने के लिए नहीं है? क्या इस चौड़ी रोडों को भी गली तब्दील करने के लिए क्या नेता पूरी तरीके से जिम्मेदार है? अगर आप बता रहे हैं कि नेताओं के फोन आने के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई रोक दी जाती है, और ये जो बाजार है या फिर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, ये लगातार इसी तरीके से चलता चला आ रहा है, इसको लेकर के एक बार फिर से पूछेगा, अगर जिलाधिकारी से पूछेगा कि आखिरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान आप चलाते तो हैं, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देता ग्राउंड पर, तो उसका फायदा क्या है? ऐसे अतिक्रमण का कोई फायदा नहीं है। तो अभियान चलाया जाएगा। बहुत धन्यवाद आदर्श, इस तमाम जानकारी के लिए। ये हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी खबर है। अनम्यूट कर लीजिए ब्रिजेश। ब्रिजेश, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। बताइए कौन सी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं कि इस समय मैं भनवापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत बस्ती बरगदवा है, और मैं जिस प्रोजेक्ट पे खड़ा हूँ, इस प्रोजेक्ट ये पंचायत भवन है, और यहाँ इसकी जो लागत है 14 लाख रुपए निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ का जो प्रोजेक्ट है ग्राम प्रधान के द्वारा जो है, उनको सिर्फ यहाँ मनरेगा श्रमिकों की जो पैसे थे शायद वही मिला है, और शेष जो उनके द्वारा बिल्डिंग खड़ा किया गया उसमें जो है वो इधर उधर फर्म से लेकर के बिल्डिंग तो खड़ा कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्हें सरकारी धन का अभाव है, नहीं मिल पाया, तो ये प्रोजेक्ट आज अधूरा पड़ा हुआ है खंड, जिसको लेकर के ग्राम प्रधान के द्वारा भी बताया गया कि मेरे द्वारा भी ये मेरी मंशा है कि ग्राम पंचायत में विकास हो, जिससे लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके। सरकार के द्वारा जो है हर ग्राम पंचायतों में जो है पंचायत सहायक की नियुक्ति के दौरान जो है, आज जब अगर ग्राम पंचायत के लोगों को घर से बाहर जा करके और ऑनलाइन कागजों को लेकर के आना पड़े, तो ये सबसे बड़ी जो है समस्या बन गई है खंड। नहीं तो आखिरकार इस तरीके से एक प्रोजेक्ट के लिए पूरा का पूरा धनराशि निर्धारित की जाती है, प्रधान अपने पास से कुछ पैसा लेकर के मनरेगा श्रमिकों के साथ किसी तरीके से कुछ प्रोजेक्ट का काम शुरू भी करा देते हैं, तो आखिरकार ये जो पैसा, ये जो धनराशि जो आवंटित की गई थी वो फंसी कहाँ है? किस जगह पर दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं सरकारी जो अधिकारी है इसको रिलीज कर रहे हैं? दिक्कत क्या है? आपने अधिकारियों से बातचीत की? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ के जो बीडीओ हैं यानी खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार त्रिपाठी जी, उनसे हमने पूछा कि जो यहाँ का जो पंचायत भवन की जो लागत धनराशि 14 लाख अगर किसी फर्म से लेकर के अगर मान लीजिए कोई भी काम करवा रहा है, तो उसका पेमेंट तो होना जरूरी है। अगर वो पेमेंट नहीं होगा तो आगे कार्य को नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन एक तरफ तो प्रधान स्वयं परेशान है क्योंकि उसका पैसा फंसा हुआ है, दूसरी तरफ जो है बीडीओ जो खंड विकास अधिकारी वो बता रहे हैं कि जो है धन मुहैया सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जब प्रधान जो है अपने द्वारा जब उसके पैसे नहीं पाएगा तो ग्राम पंचायत का विकास कैसे करेगा?
ब्रिजेश, एक सवाल ये भी है कि आखिरकार जब सरकार की तरफ से धन आवंटित ही नहीं किया गया, इशू ही नहीं किया गया, रिलीज ही नहीं किया गया, तो आखिरकार प्रधान जी को इतना ज्यादा क्यों उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, आगे बढ़ करके आए, फ्रंट फुट पे आकर के उन्होंने इसका निर्माण करना शुरू कर दिया? पहले तो इंतजार किया जाता है, जब बजट आता है तो बजट के हिसाब से काम कराया जाता है, इतनी जल्दीबाजी में क्यों? अब वो जैसे विभागीय कुछ दबाव रहा होगा ग्राम प्रधान के द्वारा, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा मामला था जो आपका पैसा फंस गया। उनसे आप एक बार थोड़ा बात कर लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हमारे ऊपर जो है दबाव बनाया गया प्रशासन द्वारा कि जो है ये ये काम किसने दबाव बनाया? कराइए, प्रशासन भुगतान हो के कौन से जाएगा अधिकारी है जिसने जल्दी। दबाव बनाया आपके ऊपर? नहीं, जैसे हमारे वीडियो साहब थे विकास का ब्लॉक के, और उसके बाद में जो है वीडियो साहब थे, फिर जेई साहब थे, एपीओ साहब थे, हमारे सचिव महोदय थे, सब लोग थे। और वो कहे कि आप पंचायत भवन बनाइए और आपका भुगतान हो जाएगा। हम जो है मटेरियल ले लिए उधार और ईटा ले लिए। उसके बाद में हमारा कुछ भुगतान नहीं हुआ पंचायत भवन का, वही जो है 60-65 हजार लगभग जो है वही मजदूरी आया है सर, और हमारा कुछ नहीं, तो भुगतान नहीं हुआ, इसके आप लिए वीडियो जो है के पास गए, कार्रवाई हुआ है। अधिकारियों के पास गए, सक्षम अधिकारियों के पास जब पहुंचे तो आपने क्या कहा और उनकी तरफ से क्या जवाब आया कि हमने तो भैया उधार लेकर के काम करा दिया, आपने कहा था काम करा दो? अब उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या दावे किए जा रहे हैं? अब तो उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप जो है पूरा कार्य जो है कंप्लीट करिए, उसके बाद में आपका भुगतान हो जाएगा। नहीं, तो आपने बोला नहीं कि हम तो वैसे ही कर्जे में, हमने दूसरों से लेकर के काम कराया, वो लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, ऐसे में आप हमारा ये भुगतान तो कर नहीं पा रहे, हमने कहीं और कर्जा लेकर के काम करा दी तो कैसे भुगतान करेंगे आप? आपने पूछा नहीं ये सवाल? अब सर नहीं पूछे सर, तो वो लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा, आप काम करते रहिए, भुगतान हो जाएगा। अब इतना बड़ा जो है मकान खड़ा कर दिया, अभी तक 1 रुपया भुगतान हमारा नहीं हुआ है। ब्रजेश, आप जो सक्षम अधिकारी हो उससे एक बार उनसे रिएक्शन जरूर लीजिएगा कि आखिरकार इस तरीके से एक प्रधान परेशान है, उन्होंने कर्जा लेकर के या किसी से उधार पर मटेरियल मंगा करके इस तरीके का भवन निर्माण करा दिया आपके आश्वासन पर कि आपको पेमेंट हो जाएगा, और अभी भी पेमेंट कुछ भी नहीं मिला उनको, और उसके बाद आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा पूरा निर्माण करा दीजिए, पेमेंट हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति में बिना फंड के इस तरीके से काम कराया जाता है कि किसी को परेशान करने के लिए? अगर ऐसा है तो क्यों है, या इसके पीछे कोई वजह है कि फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या सच में क्या इसके पीछे वो बातें कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है, जरूर बात कीजिएगा और उनका रिएक्शन इस पर जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। अपूर्व हमारे साथ बने हुए अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है? अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा कि एक बार फिर कुंभ जैसा नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है। मैं इस समय राम मंदिर प्रवेश द्वार के सामने हूँ। आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का उमदा भीड़ है वो अयोध्या में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या हो जाने के बाद संगम नगरी प्रयागराज से लोग माघ मेला निपटा कर अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं और रामलला, हनुमानगढ़ी और का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जन सैलाब है कि चारों तरफ गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया है, जिससे जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं उन्हें किस प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, और जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी कटिबद्ध है। आप देख रहे हो बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है प्रवेश द्वार से पहले ही कि जो भी 2 पहिया वाहन है वो अंदर ना आए और श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। नया घाट से लेकर और राम मंदिर प्रवेश द्वार तक बाकायदा दोनों तरफ, एक तरफ जाना एक तरफ आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और देख रहे हैं लगातार लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहा है। ये क्रम माघ मेले से ही शुरू हो चुका है और देखिए किस तरीके से जन सैलाब सुबह भोर 3 बजे से ही उमड़ पड़ा है। जिस तरीके से मौनी अमावस्या कल समापन हुआ है देर रात, उसके बाद लोग अयोध्या की तरफ मुख कर दिए हैं। जी बिल्कुल। अपूर्व, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, बनारस में भी तरीके से आप भी दिखा रहे हैं कि आज भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में क्या संख्या है कि कितने करीब श्रद्धालुओं ने वहां पर आकर के आस्था की डुबकी लगाई होगी? कितने श्रद्धालुओं से इस वक्त जो पूरा का पूरा जो रामनगर है, अयोध्या है, रामनगरी है, वो भरी पड़ी है और पटी पड़ी है? बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा कि कल मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या के मौके पर लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या में आस्था की डुबकी लगाकर
उसके बाद रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। हालांकि प्रशासनिक आंकड़े अभी तक निकल कर नहीं आए, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज पूरी रामनगरी श्रद्धालुओं से पटी पड़ी है। लगभग मैं अगर अनुमानन अपने तरफ से बात करूं तो लगभग 3 से 4 लाख जो श्रद्धालु वो इस समय अयोध्या में मौजूद है और देख रहे हैं जिस तरीके से। यहाँ तक कि अगर बात करूं तो तिल देने की जगह यहाँ पे नहीं है। अगर किसी का 1 रुपया खो जाता है, अगर शुद्ध अवधी भाषा में कहा जाए कि अगर किसी का 1 चवन्नी गिर जाए तो लोग उसको भी ढूंढने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि इस तरीके से जन सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा है। और देखिए कोई भी रास्ता खाली नहीं। हालांकि इसको लेकर पहले ही रोड मैप तैयार कर लिया गया था, क्योंकि जब इसके पहले विगत 1 साल पहले कुंभ का महास्नान चल रहा था, जिसको लेकर अयोध्या प्रशासन ने रोड मैप पूरी तैयारियां कर रखी थी। उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनजर, उसी के रोड मैप को पूरी तरीके से पहले से ही रिहर्सल कर लिया गया था और पूरी तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई थी कि जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बिल्कुल बारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी अयोध्या में, ठंड का क्या आलम है? बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा कल मौनी अमावस्या था। मैं लगभग 5 बजे सुबह जो है नया घाट यानी कि सरयू के घाट पर पहुंचा था और एकदम कड़कड़ाती ठंडक थी, कोहरा था। कोहरे के बीच में मैं अपने घर से निकला और रामनगरी अयोध्या पहुंचा और इतना कोहरा था, इतनी विजिबिलिटी कम थी कि मात्र 10 कदम दूरी तक नहीं दिख रहा था। लेकिन आज की हालात की बात की जाए मौसम विभाग के मौसम की तरफ से, तो आज हल्की धूप भी है और ठंडक भी बहुत कम है। लेकिन कल और परसों बीते 2-3 दिनों में इतनी ज्यादा ठंडक अयोध्या में पड़ रही थी। लेकिन आज श्रद्धालुओं का एक अनुमान ये भी हो सकता है, बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि आज ठंडक थोड़ी कम है और लोग सुगमता से दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपूर्व, बहुत बड़ी बात आपने भी कही कि लगातार ठंड से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही थी और सब इस तरीके से इसका असर उनके जनजीवन पर भी पड़ रहा था। लोग निकलने से पहले बार सोच रहे थे, लेकिन प्रयास में थोड़ी कमी देखी गई है। लखनऊ में भी ऐसे ही आयोजन है, लोगों की भीड़ हुई है, थोड़ी ना थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिलेगी। बहुत धन्यवाद अपूर्व तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र बस्ती से बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर की बात की है, जिस तरीके से पहले भी हमने एक वीडियो बताया था, जिस तरीके से महिला अस्पताल में जो है डॉक्टरों के द्वारा एक लेटर जारी हुआ था जिसमें साफ तौर से नए वर्ष को मनाने के लिए उनके द्वारा गर्मा गर्म रसगुल्ले और व्यापक भोजन की व्यवस्था की बात की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से मिलते हुए अखंड ये खबर आपको बता दें कि बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में बात की जाए तो वहां पर नर्स के द्वारा 3 बच्चों को इंजेक्शन लगाया गया, जिसमें से 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई। फिलहाल आरोप परिजनों ने लगाया कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स है, जो वहाँ के स्टाफ है, उनके द्वारा जो इंजेक्शन लगाया गया उसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हुई। लेकिन हंगामा वहाँ काटने के बाद परिवार वालों ने जब ये आरोप लगाया और डॉक्टरों से बात की, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है कि हमारे यहाँ जो बच्चे एडमिट होते हैं या जो भी मरीज आते हैं उनके लिए प्रॉपर पूरी व्यवस्था होती है, उनकी देख रेख और इलाज प्रॉपर किया जाता है। लेकिन इस तरह से कोई घटना नहीं है, ये नहीं कह सकते कि स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुआ। लेकिन परिजनों का साफ मानना है कि 3 लोगों को वहां पे इंजेक्शन लगाया, जिसके द्वारा 2 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई। फिलहाल हंगामा करने के बाद परिजनों ने सीएमएस से कार्रवाई की मांग की, पुलिस को एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह से कोई कार्रवाई होती हुई नहीं है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग पे लगातार ऐसे आरोप लगते रहते हैं। चाहे वो हाईवे के किनारे बने सीएससी होते हैं, वहां पे वही हाल है, रात को डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, या किसी जो है अस्पताल में किसी वहां पे जो है डांस का कार्यक्रम या खाने का कार्यक्रम किया जाता है, या कहीं डॉक्टर्स नहीं होते, तो आरोप लगातार रखते रहते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक बात है, पहले भी हमने आईबीसी में खबर दिखाई है कि प्राइवेट अस्पतालों पर भी लगातार कार्रवाई की बात आती है, लेकिन वही होता है कि 2 दिन बाद खुल जाते हैं। अब जो डॉक्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो लापरवाही होती है, चाहे स्टाफ हो या डॉक्टर हो, लेकिन विभागीय द्वारा किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और ठंडे बस्ते में रख देते हैं। 2 दिन के बाद पूरा जो मामला होता है वो नॉर्मल तरीके से निपट जाता है। लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया है, पुलिस को शिकायत दी है कि इसमें कार्रवाई की मांग की उन्होंने कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, जो विधिक कार्रवाई वो की जाए। लेकिन अभी तक पूरे तरीके से विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अखंड नहीं की गई है। अखंड, तो आखिरकार किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई स्पेशल कोई ऑर्डर आएगा, आदेश आएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे? अगर लोग पीड़ित हैं, इस तरीके से 2 बच्चों की मौत हो गई है, आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ तो कार्रवाई बनती है। जो जरूरी है उसकी जांच पड़ताल कराएं, जांच कराने के बाद जो लोग दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरीके से अगर अस्पतालों का यही हाल रहेगा कि लोग इलाज कराने के लिए वहां पर पहुंचेंगे लेकिन माहौल वहां कुछ और रहेगा,
लोगों को इलाज नहीं मिल पाएगा, लोग परेशान रहेंगे, डॉक्टरों की कमी से जूझेंगे। अस्पताल कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर मौजूद नहीं होते, डॉक्टरों की जगह पे कोई और इलाज कर रहा होता है। इस तरीके की स्थितियां होती हैं और जो लोग शिकायत करते हैं तो उस पर कार्रवाई करने की जगह पर आप और भी ज्यादा उस पर लीपापोती करने में जुट जाते हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? किस बात के, किस आदेश का इंतजार कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग महकमे में आप बड़े पद पर हैं, आपके पास जिम्मेदारी है पूरे जिले की, और अगर आप कार्रवाई करने में असमर्थ है तो आप क्यों अपने पद पर बने हुए? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है, क्यों नहीं कर सकते कार्रवाई? तो अगर देखिए जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनका साफ कहना हुआ है कि इस तरह की कोई चीजें नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्शन उन बच्चों को लगे हैं वो सभी को लगाए जाते हैं। तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि उसी इंजेक्शन की वजह से उनकी डेथ हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे जो क्रिटिकल थे उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो अगर तो लेकिन जो आरोप परिजनों का वो साफ है कि इंजेक्शन लगाने के बाद ही आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर ही इस तरह की चीजें उनकी जो बच्चों की मृत्यु हो गई है। मतलब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभी किसी तरह की कोई बात इसमें कह नहीं रहे, वो अपने स्टाफ की या अपने डॉक्टर की कोई गलती इसमें नहीं मान रहे। उनका साफ कहना है कि इंजेक्शन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अखंड तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारी चीजें होती है, होने को कुछ भी हो सकता है, पर जांच कराने में दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी, समस्या क्या थी, ये भी एक बात है कि अगर किसी ने अपना बच्चा खोया है, लाल खोया है, तो उसकी भी तो पीड़ा होगी, उसका भी तो दुख होगा। कम से कम उसकी दुख और पीड़ा को तो समझते हैं आप भी तो मानव है, इंसान है, मानवता आपके अंदर भी भरी हुई है। और अगर आप मानवता के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे? कोई ना कोई आश्वासन उनको जरूर देते। अगर गलत जो चीज नहीं है, मान लीजिए ऐसे हो सकता है कि डॉक्टर की गलती ना रही हो, कोई कमी ना रही हो, लेकिन उन परिजनों की मांग पर कोई विशेष कार्रवाई, ठोस कार्रवाई तो आप करते, उनको आश्वासन तो देते। यही हाल जितेंद्र अभी लखनऊ में है। कल की घटना बता रहे हैं कि एक अस्पताल है काना, उस अस्पताल में एक आदमी भर्ती होता है, उसकी मौत हो जाती है और हॉस्पिटल जो प्रशासन है वो उसकी बॉडी इसलिए जब्त कर लेता है कि 3 लाख के करीब जो बिल है बताया जा रहा है, कुछ अमाउंट जो देना था वो नहीं दे पाता है। वहां पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो पहुंच जाते हैं, बीजेपी नेता पहुंच जाते हैं, और बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी के विधायक में इस तरीके से वार्तालाप होने लगती है कि वो तू तड़ाक तक पहुंच जाती है। विधायक को देखने की बात, और ना जाने कौन कौन सी बातें कही थी, हम अपने दर्शकों को भी दिखाया हमने कि किस तरीके से एक व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है उसकी डेड बॉडी को लेकर के किस तरीके से वहां पर माथापच्ची हो रही है। बीच बचाव में पुलिस को आना पड़ता है, अधिवक्ता वहां पर आते हैं समझाने के लिए, और विधायक के साथ इस तरीके की चीजें घटती है। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों के साथ भी अस्पताल प्रशासन ना सिर्फ गलत तरीके से पेश आता है, उनके साथ भी बुरा बर्ताव करता है। तो आखिरकार लगातार ऐसी घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिलती है। स्वास्थ्य महकमा आखिरकार इस चीजों को रोकने में क्यों असमर्थ है, आखिरकार क्यों नहीं रोक पा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को लेकर के जो अधिकारी होंगे उनसे बातचीत कीजिएगा जितेंद्र, और क्या कुछ निकलता है हमारे दर्शकों को जरूर अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, राजधानी लखनऊ से है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उनको तलाक देने की बात कही है। न सिर्फ तलाक देने की बात कही है, उन्होंने आरोप लगाया है अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर कि उन्होंने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया और उनकी मेंटल हालत भी खराब हो गई है उनकी वजह से। और साफ तौर पर उन्होंने बोला कि अपने आप को फेमस करने के लिए सेल्फिश, पूरी तरीके से स्वार्थी महिला है जिसे केवल और केवल खुद का विकास दिख रहा है। और इसको लेकर के उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है, वो भी इंस्टाग्राम के माध्यम से। साफ तौर पर उन्होंने अपर्णा यादव, जो कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी है, मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू भी है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई की पत्नी भी है, ऐसे में इसको लेकर के तमाम राजनीतिक हलकों में बयानबाजी शुरू हो गई है, तमाम बातें हो रही है। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से इतर जाकर के बीजेपी का दामन थामना और लगातार एक के बाद बीजेपी के लिए कैंपेन करना और महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनकर के धर्मांतरण के मुद्दे पर इस फ्रंट फुट से खेलना कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा था और कहीं ना कहीं परेशानी का सबब था। फिलहाल इस तरीके के बातें कह करके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो सपा मुखिया के भाई हैं प्रतीक यादव ने, उन्होंने तलाक देने की बात कही है। अब देखने वाली बात होती है इस पूरे मामले पर अपर्णा यादव का क्या पक्ष आता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।